नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। रवि सर, कई विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन काराकाट में खेला हो गया। काराकाट में नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया। किसका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, फिर पवन सिंह क्या बोले, यह भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। मनोज तिवारी को माफी मांगनी पड़ी और यह माफी बिहार में बहुत अधिक जगहों पर सुनी और देखी जा रही है। क्यों, क्या बात हुई? फिर आज कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया। चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं, 3 चरण बचे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया 5 किलो नहीं 10 किलो राशन देंगे प्रत्येक गरीब को। तो क्या बीजेपी के कार्ड को कांग्रेस काट रही है? लग गया कि ये राशन का जो खेला है इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। फिर हम इसकी चर्चा करेंगे कि आज अनंत सिंह पटना आकर किससे किससे मिले। एक मुलाकात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे पप्पू यादव की बात होगी, जिन्होंने ऐलान कर दिया सिवान जा रहा हूं मैं, और इसके साथ ही मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के बारे में भी बोले। फिर आज अमित शाह ने कहा कि बिहार में हम 2019 दोहराने जा रहे हैं। क्या सच में 40 में 39 सीटें एनडीए जीतने जा रही है? फिर आगे बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने आज आरजेडी की नई व्याख्या की, यह भी बताएंगे। और फिर आगे हम चर्चा करेंगे एक ऐसे उम्मीदवार की, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार, जो लोकसभा चुनाव जाति और धर्म पर नहीं लड़ रहे हैं, जन वचन और परिवर्तन पर लड़ रहे हैं। घर घर फॉर्म भेजा जा रहा है। कौन है ये उम्मीदवार, इसकी वानगी भी आप देखेंगे सुनेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं काराकाट की। काराकाट में आज नौकरी वाली दीदी किरण प्रभाकर, जो पिछले 1 साल से लगातार काराकाट में लगी हुई थी, वहां रोजगार मेला लगा रही थी, वहां मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रही थी, और लग रहा था कि निर्दलीय होने के बावजूद मुकाबले में है अच्छा खासा मत भूमियार में भी, युवकों में भी। उनका नामांकन पत्र ही निरस्त हो गया, कैंसिल कर दिया गया, रद्द हो गया, इसकी सूचना आ रही है। और आरोप कर रही है किरण प्रभाकर, हमने बातचीत की कि साजिशन मेरे नामांकन के पर्चे को निरस्त किया गया है, यह किसी उम्मीदवार को मदद पहुंचाने की साजिश है। मैं निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रही हूं और हाईकोर्ट भी जाऊंगी। तो काराकाट को लेकर क्या खबर है रवि सर? देखिए, निश्चित रूप से किरण प्रभाकर जो आप बात कर रहे हैं, बहुत लंबे 1 साल से भी लंबे समय से वो लगी हुई थी काराकाट लोकसभा के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, और पॉपुलर हो गई, पॉपुलर थी, नौकरी वाली दीदी कहा ही जाता था उनको। और जिस समाज से वो हैं भूमियार, हाँ, तो वो समाज जो है सो किसका वोट ठहरा है वो सब लोग जान रहा है कि एनडीए के फोल्ड में है। तो निश्चित रूप से अब जो उनको समझ में आ, जो बेरोजगार थे, नौकरी की तलाश में थे, जिन्हें लग रहा था कि इनसे मदद मिल सकती है, वे भी जुड़ गए थे जात और पात से अलग हटकर। नतीजे क्या होते, लड़ाई कैसी होती, क्योंकि वहां उपेंद्र कुशवाहा भी है, राजाराम कुशवाहा भी है, पवन सिंह भी है, लेकिन नामांकन का पर्चा ही रद्द हो गया। और कह रही है किरण प्रभाकर कि जिन कारणों से नामांकन का पर्चा रद्द किया गया वह साजिश की बू है। नहीं, देखिए ज्ञानेश्वर जी, वो स्क्रूटनी होता है, या भी जानते हैं, सब लोग जानता है। स्क्रूटनी में कहीं ना कहीं कुछ लू फॉल्स होगा, कुछ कमी होगी, तभी चुनाव आयोग जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है वहां पर जो अलग से वो देखने वाले होते हैं, या कहने की बात नहीं है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें डिमांडिंग होगा जो नहीं भरा गया होगा, या फिर रॉन्ग माने ये होगा, तभी जाकर के रद्द होता है। ऐसे स्क्रूटनी में आम देखिए हर जगह हो रहा है, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है किसी से इनको कोई जमीन। चलिए, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है, हाईकोर्ट जाने की बात भी कर रही है, और कह रही है कि काराकाट के चुनाव को ऐसे नहीं संपन्न होने देंगे। यदि हमारा नामांकन का पर्चा रद्द हुआ है, तब भी काराकाट के चुनाव में मेरी भूमिका होगी, और यहां जो जीतेगा वह बगैर किरण प्रभाकर के नहीं जीतेगा। खैर चलिए, तो देखिए पवन सिंह भी मैदान में है, भोजपुरी फिल्मों के पावर हाउस, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी के नेतृत्व को भी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, और पवन सिंह के खिलाफ एक्शन करते हैं तो इसका प्रभाव कई दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में पड़ सकता है। तो पवन सिंह ने आज फिर हुंकार भरी है। क्या कहा है पवन सिंह? पवन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूं, जी, कि क्रिमिनल नहीं हूं। हाँ, मैंने कोई वही कहने का मतलब वही है कि मैंने
मैं क्रिमिनल हूं क्या? हाँ, वही सवालिया लहजे में कहा है, पूछा है इस तरह से, तो वो हम क्यों किसी का प्रेशर में है, हम नॉमिनेशन नामांकन अपना वापस नहीं लेंगे। तो यह मतलब लड़ेंगे वो। हाँ, मजबूती के बीजेपी को भी साफ साफ कह दिया, बिल्कुल मैसेज है वो तो कि अब हम हटने वाले नहीं है, मैदान में जब ताल ठोक दिए हैं तो हम कोई क्रिमिनल नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, बीजेपी वाले को जो कार्रवाई करनी हो मतलब खुली चुनौती। हाँ, अब तो बीजेपी को फैसला कर रहा है कि पवन सिंह को पार्टी से निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, या फिर वहां जो राजपूत मतदाता पवन सिंह के साथ दिखाई पड़े। देखिए, खबर ये आ रही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या समझदार लोग हैं वे पवन सिंह के साथ नहीं गए हैं, वे एनडीए के फोल्ड में ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही है। लेकिन जो लड़के हैं, जवान हैं, या पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है वे उनके साथ, तो बीजेपी अब तो एक्शन लेगी निश्चित रूप से। अब जो आज के बाद तो खुले रूप से चुनौती दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो भाजपा वो करना है करे, हम नहीं विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अब तो भाजपा को एक्शन ही लेना है। हम लोग पिछले दिनों कह भी रहे थे कि भाजपा अब जो है जब नॉमिनेशन कर दिए हैं तो भाजपा निश्चित रूप से ऊपर कार्रवाई करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और भाजपा के वो रहे हैं तभी ना उनको टिकट दिया गया था, तो कहने की बात नहीं है। तो निश्चित रूप से पवन सिंह जो पावर स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के, उन पर कार्रवाई भाजपा करेगी। चलिए, तो देखिए कार्रवाई करेगी बीजेपी, अब रास्ता खुल गया है। आगे हम चर्चा करेंगे मनोज तिवारी। देखिए, दिल्ली के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, बिहार से रिश्ता है, भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं। तो मनोज तिवारी ने क्या कह दिया था कि दिल्ली से लेकर बिहार तक बवाल मचा था, और आज आखिर में मनोज तिवारी को माफी मांगनी ही पड़ी, क्योंकि समीकरण दिल्ली से ज्यादा बिहार में ही बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। रवि सर, क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जो मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उन्हीं के खिलाफ लड़ भी रहे, मनोज तिवारी के खिलाफ। तो वो जब नॉमिनेशन किए थे कन्हैया कुमार, उसी को वो भरभेटम बोल भी रहे कि देखिए, जब 8 लोग आए थे, अब मैंने तब वो कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन में, और 4 लोग ही अंदर गए, तो उस पर वह चुटकी लेते हुए कहे कि 4 लोग कौन लोग जाता है, कहार जाता है। हाँ, कहार जाता है, चलो रे डोली उठाओ कहार। हाँ, बस तो उसको वो तो इतनी ही बात कहे, और उसके बाद बोले कि समझा जा सकता है कि 4 आदमी कहाँ जाते हैं। मैंने कहने का मतलब वही, मतलब 4 आदमी मतलब कहार लेकर जाता है दुल्हन को, और नहीं तो फिर 4 लोग जाते हैं स्मशान घाट। तो वही कहे। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो कहार कौन है, चंद्रवंशी समाज है। तो इससे बहुत चंद्रवंशी समाज में बहुत फैल गई, नाराजगी बढ़ गई, और उसी नाराजगी का नतीजा है कि उन्हीं की पार्टी के भीम सिंह, जो राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी, हाँ चंद्रवंशी, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बहुत नाराजगी है, और चंद्रवंशी समाज जो है का अपमान एक तरह से हुआ। इतनी बात भीम सिंह ने कही है। तो निश्चित रूप से यह, और अति पिछड़ा का आप देख रहे हैं, बिल्कुल राजनीति चंद्रवंशी उम्मीदवार भी है जहानाबाद से। तो यह प्रेम कुमार मंत्री है, चंद्रवंशी है। बिल्कुल। अरे चंद्रवंशी भीम सिंह को ही भेजा गया, इस बार भाजपा ने भेजा है। तो यह जब अति पिछड़े की बात हो रही है, और कहीं जब अति पिछड़ा मेन फोकस्ड है आपका, वही नाराज हो जाएगा, तो फिर तो बेतरनी पार में टफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको करने के लिए ही, और वही आप जो कह रहे हैं, मनोज तिवारी को माफी मांगनी पड़ रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इसको बोलते हुए। चलिए, तो देखिए, मनोज तिवारी को माफी मांगनी पड़ी है। आगे हम बात करते हैं, कांग्रेस ने आज राशन का खेला खेला। देखिए, यह बात कही जा रही थी, 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, कि मोदी का नाम भले ही न चल रहा हो, लेकिन 5 किलो राशन काम कर रहा है, और वह एनडीए को वोट दिला रहा है। तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे बढ़कर क्या ऐलान कर दिया, रवि सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी, अनाज तो ठीक है 5 किलो 10 किलो आप कह रहे हैं, लेकिन खड़गे जी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून किसने लाया, ये सवाल किया उन्होंने, कि ये कांग्रेस की ही देन। तो अब जो है सो ये, लेकिन एग्जीक्यूट कौन किया? वह तो नरेंद्र मोदी ने किया ना। नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन वह कह रहे हैं कि वो हम लोगों का लाया हुआ है, और आज 5 किलो दे रहे हैं। हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, तो हम 10 किलो अनाज देंगे। तो यह एक, प्रत्येक गरीब को 10 किलो अनाज, प्रत्येक गरीब, मतलब जिनके घर में आज 20 किलो 40 किलो पहुंच रहा है, उनके घर में 40 किलो और 80 किलो पहुंचेगा। निश्चित रूप से। क्या इसका असर पड़ेगा? अब देखिए, तो चुनाव में लोग भरोसा करेंगे। अब लोग बोलते हैं जिस तरह से कि अब भरोसा करें नहीं करें, लेकिन यह एक तरह से एक पासा फेंका गया है। एक पासा है लोगों के बीच में कि कांग्रेस अगर यदि सरकार आती है तो वह 10 किलो अनाज देगी। यह अब इसमें कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोग इधर आते हैं, यह सबसे बड़ी बात है देखने वाली, कौन कौन लोग इसमें फंसते हैं इस जाल में। चलिए, तो देखिए कौन लोग प्रभावित होते हैं, और 5 किलो की जगह 10 किलो कांग्रेस कह रही है। कहां और वोट का आधार क्यों, क्या बन रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जब गांव में जा रहे हैं जनसुराज यात्रा को लेकर, तो कहते हैं बिहार के मतदाताओं को कि आप तो 5 किलो में ही बिक जाते हैं,
इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि आपका बेटा कमाने कहां जा रहा है, आपका बेटा पढ़ने कहां जा रहा है और आपकी स्थिति क्या बनी है। तो खैर, यह कांग्रेस की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान है। फिर आगे हम आज बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव जो पूर्णिया से चुनाव लड़े, इसके बाद वे अमेठी में देखे गए, रायबरेली में देखे गए, कांग्रेस का पट्टा पहने में देखे गए, प्रियंका गांधी के साथ देखे गए। तो अब पप्पू यादव ने सिवान को लेकर ऐलान किया है। सिवान के बारे में वे पहले से भी कह रहे थे कि हिना साहब के साथ मैं हूं, और हिना साहब ने भी कहा था पप्पू यादव मेरे परिवार के गार्जियन हैं। तो क्या घोषणा हुई हिना साहब को लेकर और रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को लेकर? देखिए, पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि 18 मई को मैं सिवान जाऊंगा जी। वो हिना साहब जो निर्दलीय लड़ रही है उनके प्रचार प्रसार की, यह तो घोषणा खाली तिथि की घोषणा नहीं थी ज्ञानेश्वर जी, आपको याद होगा। लेकिन पप्पू यादव ने अपने चुनाव के दरमियान ही कहा था कि हम सिवान जाएंगे हिना साहब के लिए। तो वह एक तो कमिटमेंट पूरा करते हुए दिखाई पड़ा। और वो रोहिणी और मीसा को अपनी बहन बता रहे थे, तो वह उनके यहां से बोल रहे हैं कि वही मैसेज नहीं आया है, जो ही मैसेज आएगा उसके बाद वह उधर भी कूच करेंगे। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही है और बड़ा दिल दिखाया है, जो राजनीति में ऐसा बड़ा दिल नहीं दिखाई पड़ता है। यह पप्पू यादव का जैसा ही बड़ा दिल है कि वो देखिए तमाम उनके खिलाफ साजिशें हुई चुनाव में, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद वह सारण और पाटलिपुत्र जाने के लिए तैयार है, लालू प्रसाद यादव की बिटिया। लेकिन रवि सर, हमने यह भी देखा कि अमेठी और रायबरेली में जिस तरीके से प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई और कांग्रेस में जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था और कहा था कि प्रियंका गांधी के न्योते पर मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं और पार्टी का विलय कर रहा हूं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं लेने दिया गया और कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के वे हैं ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीरें आई, यह दिखा रहा है कि कांग्रेस के साथ अब भी पप्पू यादव के रिश्ते हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं उनको मौन समर्थन जिसको कहते हैं वह ज्ञानेश्वर जी है ही। बिल्कुल, इसको कोई माने नहीं माने, वो नहीं तो हाय तौबा मचा होता उससे तक। लेकिन कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़ने के लिए जो भी मजबूती अपने तरफ से हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो उनको दिया है। इसमें भी कोई, और उसी का नतीजा है कि आप जो पप्पू यादव को देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनके पास जाने के लिए भी एसपी जी से परमिशन लेना पड़ता है, जो हम समझते हैं। तो वो उनके पास गए, बैठे रहे। तो यह भी, एसपी जी तो आजकल है नहीं, हाँ, जो भी विशेष सुरक्षा है वो उनके घेरे में रहती है, तो वो ऐसे आम आदमी तो जा नहीं पाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब पप्पू यादव वहां गए हैं तो उनको क्लियरेंस मिला होगा, तभी जाकर के वहां उनके साथ। चलिए, तो देखिए पप्पू यादव की मुलाकात प्रियंका गांधी से भी हुई है। आगे हम चर्चा करेंगे। अमित शाह ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि बिहार में 40 में 39 सीटें, मतलब वे यह कह रहे हैं 40 में 40 का ही दावा करेंगे कि 2019 का नतीजा हम दोहराने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति है? 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और हम लोगों ने विश्लेषण भी किया है, कई सीटों पर कांटे की लड़ाई हमने देखी है, लेकिन अमित शाह अभी कैसे कह देंगे कि कुछ सीटें हार रहे हैं? यह तो दावा किया ही जाता है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है, अमित शाह हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी हो, कोई भी आदमी से बात करिएगा अपने जो ड्राइविंग सीट पर है वो निश्चित रूप से यह बात कहेगा। और अमित शाह बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तो वह बोल करके उत्साहित तो कार्यकर्ताओं को करेंगे कि 2019 हम लोग बिहार में दोहराने जा रहे हैं। और यह तो 2019 में क्या था ज्ञानेश्वर जी? 40 में 39, वन शॉट, हाँ 40 सिर्फ, हाँ, बस एक ही बचा हुआ था। तो वह अब कैसे होगा? ये तो अमित शाह का ही अपने स्ट्रेटेजिकल मूव होगा, क्या है हम नहीं कर सकते। और इसी बीच बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने आज आरजेडी की नई परिभाषा दी। बिल्कुल, आर से रिश्वतखोरी, जे से जंगल राज, डी से दलदल। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं आरजेडी गरीबों की पार्टी है, आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। बिल्कुल, लेकिन जेपी नड्डा फिर से हमलावर और कह रहे हैं यह पार्टी तो रिश्वतखोरों की है, जंगल राज वालों की है और दलदल में फंसे और दलदल में धंसाने वाले लोगों की है। देखिए, निश्चित रूप से वो आज शिवहर में चुनावी सभा को लवली आनंद के पक्ष में संबोधित कर रहे थे। और जेपी नड्डा एनडीए फोल्ड के बड़े नेता हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वह अटैक तो किस पर करेंगे? आरजेडी पर ही करेंगे। परिवारवाद और ये जो रिश्वतखोरी, दलदल, जंगल राज, जो आरजेडी की नई परिभाषा उन्होंने आज गढ़ी, तो वह गढ़ेंगे और निश्चित रूप से उस पर जनता को अपने पाले में करने के पास में यही एक रास्ता भी है कि कैसे वहां पर, क्योंकि वहां पर लड़ाई देखिए क्या है, वहां पर लड़ाई आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहां पर लवली आनंद शिवहर में, हाँ शिवहर में, लेकिन लवली आनंद वर्सेस ऋतु जायसवाल, और वहाँ फूल और कूल की बात हो रही है। हाँ, फूल और कूल की बात हो रही है। हाँ, तो ये आपको फूल के साथ रहना है कि कूल के साथ रहना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, यह बात जेपी नड्डा ने कही। आगे हम चर्चा करते हैं आनंद सिंह की।
मुंगेर का चुनाव खत्म हुआ, पेरोल पर है अनंत सिंह, कुछ ही दिन बचे हैं, फिर से जेल जाना है। तो अनंत सिंह आज पटना आए और सबसे पहले वह देखे गए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के यहाँ। बिल्कुल, वहां उन्होंने भोजन भी किया, मछली भी खाई, हाँ, सुन रहे हैं, हाँ, और विदेशी तोते से भी खेलते दिखाई पड़े। हाँ, निश्चित रूप से अशोक चौधरी भी अपनी बिटिया के चुनाव से समस्तीपुर सुरक्षित से निवृत्त होकर के आए हैं, तो वो उनके लिए भी थोड़ी परेशानी खत्म हुई, तो क्योंकि उनका भी दाव वहां पर लगा हुआ, राजनीतिक दाव, तो वो और अनंत सिंह भी, ललन सिंह के लिए वो अपना जितना कर सके वो आप पटना में आके तो वहां पर मछली अपना जो भी खाने का है वो खाए, और वही जो आप कर रहे हैं तोता को, यह तोता वायरल भी हो रहा है बहुत जगह। तो देखिए, यह तोता जो है जिसके साथ अनंत सिंह और अशोक चौधरी खेलते देखे गए, वह आप भी देख लीजिए इस वीडियो को। तो आपने इस वीडियो को देखा, लेकिन देखिए इस वीडियो के इतर आज अनंत सिंह की मुलाकात हुई विवेका पहलवान से, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। देखिए, विवेका पहलवान है गुत्तिया, लेकिन दोनों के बीच कैसी लड़ाई हुई है, कितनी बार लड़ाई हुई है, कितने हजार राउंड की गोलियां चली हैं, कितनी लाशें गिरी हैं, इसकी कहानी तो अनंत है। लेकिन अब दोनों एक साथ हैं। तो आज अनंत सिंह विवेका पहलवान के घर गए और विवेका पहलवान ने भी आतिथ्य सत्कार किया, क्योंकि दोनों अब एक हो चुके हैं। बिल्कुल, अब तो जो मामला था, जो मामला अब तो रफा दफा हो गया, एक तरह से संबंध सुधर गए। हाँ, संबंध सुधर गया। तो अब निश्चित रूप से अब वो भी विवेका पहलवान भी बड़े पहलवान है, उनकी पहलवानी भी जानी जाती है। तो ऐसे में अनंत सिंह का बिहार केसरी कहा जाता है। हाँ, बिहार केसरी कहा है, वो बिहार केसरी। तो निश्चित रूप से वहां जाना, और अनंत सिंह को वो देखिए, लड़ाई होना अलग बात, वो कुछ इशू में तो घर परिवार में टकटुक होता है, लेकिन अब जब से दोनों साथ आ गए, आप देखिएगा कि पिछले चुनाव में विवेका पहलवान की ताकत भी बढ़ी हुई है, अनंत सिंह की ताकत भी बढ़ी हुई है। बिल्कुल, जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी, तो विवेका पहलवान चुनाव प्रचार कर रहे थे। वही हम कह रहे हैं, पिछले चुनाव में हम लोग देखे हैं कि किस तरह से उनकी पत्नी के लिए, अनंत सिंह की पत्नी के लिए वह मैदान में उतरे, मजबूती के साथ, उसका परिणाम भी निकल करके आया, सकारात्मक आया। तो यह तो बात है ना। तो ये तस्वीर भी आप देख ही लीजिए, जो विवेका पहलवान और अनंत सिंह की मुलाकात की तस्वीर है। तो खैर चलिए, यह तस्वीर भी आपने देखी। अब चुनावी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हम बात करते हैं तेजस्वी यादव के एक उम्मीदवार के बारे में। मधुबनी के ये उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी। देखिए, दरभंगा से कई बार सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, और इन्होंने मधुबनी में चुनाव की फिजा को ही बदल दिया है। न जात की बात कर रहे हैं, न धर्म की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मुद्दों की, बात कर रहे हैं जन वचन की, बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के परिवर्तन पत्र की, और हर घर में एक फॉर्म भेजा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है रवि साहब? 24 जन वचन है जी, 24 जन वचन, 24 जन वचन है, और घर घर फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, और वचन माने लिया और दिया, जो भी कह लीजिए, फॉर्म के माध्यम से बिल्कुल वो आपको आया कि आपको गैस, रसोई गैस का वो किफायत 500 रुपया मिलेगा। महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना। उसके बाद से बिजली सब्सिडी रेट पर, तो और उसके बाद से अन्य कई डिप्लोमा और ग्रेजुएट है उन्हें फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। 1 लाख रुपए के साथ पक्की नौकरी मिलेगी। 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके अलावा स्वास्थ्य, हर वचन पूरा होगा, हर वचन पूरा होगा, इसकी भी गारंटी है जी। ये नहीं है कि मैंने झोल झाल करने वाला नहीं है। जो अली अशरफ फातमी की जो गारंटी है, वो हर वचन पूरा होगा इसकी। लेकिन केंद्र में सरकार बनेगी जिसमें तेजस्वी यादव साथ होंगे तभी ना। लेकिन ये अच्छी बात है कि चुनाव मुद्दे पर, और वहां अशोक यादव जो सांसद है बीजेपी के, देखिए जीत हार की कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछा जा रहा है, आप रहते कहां हैं, आप किए क्या है, बिल्कुल बता तो दीजिए। सिर्फ हुकुमदेव नारायण के बेटा है जी, यही पहचान है, यही उनकी पहचान है। बाकी बात तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है वहां। चलिए, और लेकिन देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मोदी भी है, इस बात को समझना होगा, नीतीश कुमार भी है। तो इसी के साथ चुनावी चर्चा को आज खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।